तो योद्धाओं, हम लोग पॉलिटी की कंटिन्यू कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और आज के जो टॉपिक्स हैं उसमें मैं कुछ बात बताता हूँ कि आपका पहला टॉपिक में आप देखोगे कि न्यायिक समीक्षा है और न्यायिक सक्रियता है। तो ये सब टॉपिक को मैं थोड़ा सा बताता हूँ, एक्सप्लेन करते हैं। न्यायिक समीक्षा मतलब जुडिशियल रिव्यू। इसमें क्या करता है, जुडिशियल न्यायपालिका को एक शक्ति मिलती है कि अगर विधायिका कोई ऐसा विधि बनाता है जो संविधान के खिलाफ हो और कार्यपालिका कोई ऐसा ये कार्य करता है, आदेश जारी करता है जो संविधान के खिलाफ हो, तो उसकी रिव्यू करना, उसकी जांच करना कि काम किसे सौंपा गया है संविधान में, न्यायपालिका को। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय दोनों ये काम करते हैं। इसका एक अच्छा सा डेफिनेशन आपको लक्ष्मीकांत की बुक में मिलेगा, जिसमें आपको लिखा गया है कि न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच की न्यायपालिका की शक्ति है, जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होती है। परीक्षणोपरांत यदि पाया गया कि उनसे संविधान का उल्लंघन होता है तो उन्हें अवैध और असंवैधानिक घोषित किया जाएगा और सरकार उन्हें लागू नहीं कर सकती। तो ये अच्छा सा डिफिनेशन है जो आपको लिखना चाहिए। इसके बाद आपके उसको 3 कोटियों में जो वर्गीकरण किया है वो भी आप देख सकते हो। न्यायिक समीक्षा का जो महत्व है इसको भी ज़रूर पढ़ेंगे आप। उसके बाद न्यायिक समीक्षा के लिए जो संवैधानिक प्रावधान किया गया है, इसमें बहुत सारे आर्टिकल को एक्सप्लेन करके बताया कि संवैधानिक समीक्षा का संविधान में कहाँ कहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। डायरेक्टली संविधान न्यायिक समीक्षा नहीं दिया है, लेकिन हम लोग अभी तक पढ़ रहे होंगे तो आप एक टर्म बहुत फ्रिक्वेंटली पढ़े होंगे कि आधारभूत संरचना, संविधान के आधारभूत संरचना। तो संविधान के आधारभूत संरचना कब डिफाइन हुआ था? 1973 में केशवानंद भारती केस में। उस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि हमारे संविधान का कुछ आधारभूत संरचना है, उस संरचना के अनुसार ही हमारा देश चलेगा। उसके बियॉन्ड, उसको उल्लंघित करते हुए अगर कोई कानून बनता है तो वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो उसी आधारभूत संरचना का एक पहलू है न्यायिक समीक्षा। तो न्यायिक समीक्षा का जो आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इंदिरा गांधी ने इसको शट डाउन करने के लिए बहुत प्रयास किया था। 24th अमेंडमेंट आया था जिसमें इसको बहुत दबा दिया गया था। तो उसके बाद फिर क्या प्रोसेस हुआ वो अभी आपको देखना चाहिए। फिर आप आर्टिकल सबको पढ़ोगे, आर्टिकल 13, 32, 131, 132, 133, 134, 135, ये सारे आर्टिकल आपको याद करने चाहिए। याद हो गए तो बहुत ही अच्छी बात है, बिल्कुल याद करेंगे। उसके बाद आप जब भी न्यायिक समीक्षा देखोगे तो एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है आर्टिकल 31B। आर्टिकल 31B आप इम्पॉर्टेंट है, न्यायिक समीक्षा के चैप्टर में आता है ये। आर्टिकल 31B बोलता क्या है कि 9वीं अनुसूची में शामिल अगर कोई अधिनियम है, 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियम और विनियमन की किसी भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देने एवं अवैध ठहराने से रक्षा करता है। मतलब क्या बोला कि अगर संसद ने कोई कानून बनाया और उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया, तो जो कानून 9वीं अनुसूची में डल गया उसको न्यायपालिका रिव्यू नहीं कर पाएगी, उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं लागू हो पाएगा। बाकी जगह कर सकते हो, लेकिन 9वें अनुसूची में जो डाल गया उसका आप नहीं कर सकते। ये बोलता है अनुच्छेद 31B। और इसको जोड़ा गया था कब? पहला संविधान संशोधन 1951 में। पहला संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची बनाया ही गया था और 31B को ऐड किया गया था और आर्टिकल 31 को ख़त्म किया गया था। आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार था। उस समय जमींदारों का उन्मूलन किया जा रहा था, क्योंकि एक एक जमींदार के पास 1000-2000 एकड़ ज़मीन होती थी। उस समय क्या करते थे कि जमींदारों से ज़मीन लेके जो गरीब लोग होते थे, जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी, उन लोगों को 2-2 एकड़ 2-2 एकड़ बांट दिया जाता था। तो ज़मीन को ज़बरदस्ती जमींदारों से लिया जा रहा था। तो उस समय जमींदारों ने मिलकर एक सुप्रीम कोर्ट में लगाया दरखास्त कि हमारे संपत्ति के अधिकार का हनन हो रहा है, हमारे संपत्ति को ज़बरदस्ती लिया जा रहा है। तो संविधान, इन लोगों ने उस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के पार्ट से ही ख़त्म कर दिया। तो अब मौलिक अधिकार के पार्ट में है नहीं, तो सर्वोच्च न्यायालय में आप जाके उसके ऊपर नई राइट ले सकते हो। क्योंकि मौलिक अधिकार के ऊपर अगर हनन होता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो, लेकिन अगर वो मौलिक अधिकार ही नहीं है तो फिर आप कैसे जाओगे? इसलिए उसको हटा दिया गया और आर्टिकल 31B ऐड किया गया। और ये क्लॉज को ऐड किया गया कि अगर
9वीं अनुसूची में कोई भी चीज़ को डाल दिया जाता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू आप नहीं कर पाओगे। तो 1973 तक ऐसा ही चलता था, कोई भी चीज़ को 9वीं अनुसूची में डाल देते थे तो जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाता था। लेकिन इससे क्या हुआ, विधायिका का एक तरफा राज हो गया। को अगर ऐसा कुछ भी चीज़ बनाना हो जिसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं चाहिए तो उसको चुपचाप वो 9वीं अनुसूची में डाल सकता है। तो इससे क्या हुआ, संविधान के मूल भावना को ठेस पहुंचा, आधारभूत संरचना को ठेस पहुंचा, क्योंकि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल ढांचा का हिस्सा है। और सर्वोच्च न्यायालय को अगर आप ये करने नहीं दोगे तो संविधान का हनन हो रहा है। तो 1973 में जब केशवानंद भारती केस हुआ, वो डेट इम्पॉर्टेंट है, 24 अप्रैल 1973, वो एक लास्ट डेट डिफाइन किया गया कि 24 अप्रैल 1973 का जो डेट है उसके पहले के जो प्रोविज़न 9वीं अनुसूची में डाल दिए गए हैं उसको हम लोग जुडिशियल रिव्यू तो नहीं करेंगे, लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद कुछ भी चीज़ अगर आप 9वीं अनुसूची में डालोगे तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। तो ये बैलेंस स्थापित करने की कोशिश की गई कि चलो पहले आप विधायिका ने जो काम किया उसको हम लोग अब नहीं देखेंगे, लेकिन अब अगर आप गलत करोगे तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू जरूर होगा और उसकी संवैधानिकता की जांच होगी, मौलिक अधिकार के उल्लंघन की जांच होगी, ये सब कुछ करने की कोशिश की गई। तो आप देखना 9th अनुसूची का जो ये आर्टिकल है जुडिशियल रिव्यू में पार्ट में आता है, आर्टिकल 31B, जिसमें मैंने बताया जो डेट है उस डेट के पहले के प्रोविज़न जो 9वीं अनुसूची में है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे, लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद का कोई भी प्रोविज़न अगर 9वीं अनुसूची में शामिल होता है तो उसको जुडिशियल रिव्यू के अंदर आना पड़ेगा, सरकार उसकी न्यायपालिका उसकी जुडिशियल रिव्यू करेगी। तो ये आप पढ़ोगे इस चैप्टर को, आधे घंटे का टाइम लेना, आधे घंटे लगेंगे आपको ख़त्म करने में। फास्ट स्पीड करने की कोशिश करो, अब समय अब नहीं है ज़्यादा, अब आपको स्पीड बढ़ाना है। अगर आप अभी तक 99 अपने समय का 99% यूज़ कर रहे होगे तो अब आपका समय आ गया है कि अपनी क्षमता का 120% यूज़ करने का टाइम आ गया है। तो अब आपको 120% यूज़ करना है अपने समय का। जैसे अभी हम लोग देख रहे होंगे कि सीजी हिस्ट्री कितना दिन में ख़त्म कर रहे हैं, लगभग हम लोग 15 दिन में सीजी हिस्ट्री ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप अभी 10 नवंबर के बाद से आपका प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा, आपको उसमें हार्डली 2 से 3 दिन का गैप मिलेगा, तो आपको पूरा सीजी हिस्ट्री 2 से 3 दिन में ख़त्म करना होगा। और अभी आपको मैं 15 दिन में कंप्लीट करने की बोल रहा हूँ, छोटे छोटे टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, उसमें भी आपको ज़्यादा अगर लगेगा तो फिर आप बाद में कैसे करोगे। तो स्पीड आप कम कर रहे हो इसीलिए आपको चीज़ें ज़्यादा लग रही हैं। अपनी क्षमताओं को बड़ा करके आंकोगे तो चीज़ें आपको सस्ती लगेगी, तो वो चीज़ें आप करोगे तो आसान होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज़म। इसमें क्या होता है, न्यायिक सक्रिय हो जाता है, न्यायपालिका सक्रिय हो जाता है। हमारे देश में 3 पार्ट हैं, एक न्यायपालिका, एक कार्यपालिका और विधायिका। विधायिका काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का है उस कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का है उसको संरक्षण प्रदान करना। लेकिन अगर कैसा कभी कुछ हो जाता है जिसमें न्यायपालिका देखता है कि विधायिका अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है, कार्यपालिका भी काम अच्छे से नहीं कर रहा है, तो न्यायपालिका को सक्रिय भाव रूप में आना पड़ता है। जैसे अभी छत्तीसगढ़ में आप देख रहे होंगे कि कुछ लोगों ने जो डीजे के साउंड के कारण लोगों ने आत्महत्या कर लिया, खुदकुशी किया, डीजे के साउंड से परेशान हुआ और उसने आत्महत्या कर लिया। अब सरकार का फ़र्ज बनता था कि छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था में ऐसा लाए कि डीजे को बैन कर दिया जाए और लोग जो साउंड सिस्टम से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं उसको रोका जाए ताकि सबके हेल्थ को देखा जाए। लेकिन सरकार इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि सरकार वोट से चलती है और वो ऐसे काम नहीं करती जो लोगों के इंटरेस्ट में ख़राब हो या लोगों में उसकी छवि ख़राब हो। क्योंकि एक बहुत बड़ा समूह जो हमारे प्रदेश में है जो डीजे में नाच गाना करना पसंद करता है और डीजे का अपना एक व्यापार भी है, तो उसको धक्का भी पहुंचेगा, तो उस व्यापार को धक्का भी पहुंचेगा। तो अगर सरकार ऐसा कुछ करती है तो एक बहुत बड़ा वोट शेयर उनका कम हो सकता है, तो वो सरकार ये रिस्क नहीं लेती है। तो इस केस में हाई कोर्ट ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और हाई कोर्ट ने बोला कि सरकार इस मामले में एक आदेश पारित करे कि पूरे छत्तीसगढ़ में हाई साउंड के जो डीजे हैं उसके ऊपर बैन लगे। ये हाई कोर्ट ने बोला, और यहाँ पे क्या हाई कोर्ट आया, सक्रिय रूप में आया, क्योंकि विधायिका अपने काम नहीं कर रही थी, सरकार मतलब कार्यपालिका भी अपनी काम नहीं कर रही थी, तो विधायिका इसमें क्या एक एक्ट ला सकती थी कि हाई साउंड के फ्रीक्वेंसी के इतना डेसिबल से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी के जो साउंड सिस्टम है उसके ऊपर बैन लगाया जाता है।
तो ये विधायिका कर सकती थी, लेकिन विधायिका नहीं किया। कार्यपालिका को भी करना था एक आदेश के पारित, लेकिन कार्यपालिका भी नहीं किया। तो न्यायपालिका ने एक आदेश दिया कि आप करो, ऐसा करो और बहुत ज़रूरी है। तो उसके आदेश को पालन ना करते हुए सरकार ने, मतलब कार्यपालिका ने एक आदेश पारित किया कि छत्तीसगढ़ में गणेश विसर्जन के समय कोई भी डीजे नहीं बजेगा। और छत्तीसगढ़ में ऐसा ही हुआ, कोई भी डीजे नहीं बचा। जितने गणेश विसर्जन थे सभी शांतिपूर्ण रूप से बैंड बाजा के साथ ही विसर्जित किया गया। तो ये कहाँ पे, ये एग्जाम्पल है किसका, न्यायिक सक्रियता का। एक एग्जाम्पल पिछले 2-3 साल पहले हुआ था कि अब हाईवे में क्या होता है, हाईवे में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रक, और बहुत वहाँ पे एक्सीडेंट भी होता रहता है। तो हाईवे के पास शराब दुकान बहुत सारे लगे हुए थे। तो हाईवे के बगल में अगर शराब दुकान है और हाईवे ड्राइवर चला रहा है, मन किया एक ढक्कन लगाने का, तो वो उतरा और शराब खरीदा और पी लिया, और फिर मंदमस्त चलता हुआ कुछ एक्सीडेंट कर डाला। तो ऐसी स्थिति में को सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया और सक्रिय भूमिका में आगे आते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी किया कि हाईवे से 500 मीटर दूर या 500 मीटर के दायरे में कोई भी शराब दुकान नहीं होगा। हाईवे से 500 मीटर के दायरे में कोई भी शराब दुकान नहीं होगा। जो भी शराब दुकान होगा हाईवे से आधा किलोमीटर दूर होगा। अगर ड्राइवर को शराब लेना है तो वो 500 मीटर दूर जाके लेगा, तुरंत हाईवे के बगल में शराब दुकान नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया, क्योंकि ये एक लोकहित की मुद्दा थी। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही थी, विधायिका कार्यपालिका दोनों इस पर ध्यान नहीं दे रही थी। तो न्यायपालिका ने जनहित में आगे आते हुए सक्रिय भूमिका निभाया और न्यायिक सक्रियता पे काम किया। कॉन्सेप्ट यही है, और बाकी या थ्योरी आप लक्ष्मीकांत के बुक से पढ़ोगे, आधा घंटा इसमें भी लगेगा, तो आप इसको भी कंप्लीट करोगे। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। एक डेफिनेशन पता होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न पता होना चाहिए, और जो महत्व है वो आपको पता होना चाहिए। छोटा सा पार्ट है, हमारे सिलेबस में मेंस के लिखा हुआ है। उसके बाद आप थर्ड टॉपिक जाओगे, जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोला जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें जब भी आप देखोगे तो सबसे एक बड़ा नाम भारत में आता है वो भगवती, न्यायाधीश भगवती का नाम इसमें आता है, और इन्हें ही भारत में PIL का जनक कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय में अगर आपका अधिकार हनन हुआ तो सर्वोच्च न्यायालय में आप जाओगे। अब जान रहे हो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे है, दिल्ली में है। अब एक ऐसा भीषण या कोई ऐसा हमारे देश का गांव जो एकदम जंगल में है, और वहाँ पे उन लोग इतना लिटरेट नहीं है कि वो कानूनी भाषा जान सके, या कोई उनको वो नहीं जानते कहाँ पे वकील है, वकील की फ़ीस भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो सोचते हैं अगर उनके अधिकारों का हनन होता है तो वो सोचते हैं चलो छोड़ दो, क्योंकि हम तो ये सब दांव पे जानते नहीं हैं। अगर ये मामला का एग्जांपल मैं अभी आपको दूं तो अभी बिहार के नवादा में क्या हुआ, एक गांव के लगभग 80 घरों में आग लगा दिया गया, क्योंकि वहाँ के ज़मीन को वो हड़पना चाहते थे। तो वो जो 80 गाँव के गरीब लोग थे, वो एकदम गरीब लोग थे, मतलब वहाँ की ईटा भट्ठा में जो 100-200 रुपये में डेली मजदूर में काम करते हैं वो लोग थे। ज़्यादा शिक्षित नहीं है, ज़्यादा आर्थिक रूप से संपन्न भी नहीं है। तो वहाँ पे क्या हुआ, रात को गोली चलाए, पूरा गांव को जला दिए, तो वो लोग अब बेघर हो गए। तो लगभग 150 से 200 ऐसे गरीब लोग हैं जिनके अधिकारों पे हनन हुआ। अगर इनके हनन होने के बाद अगर ये चाहें तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाके अपने अधिकारों का लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं बताया 100-200 रुपये कमाने वाला आदमी जो कि शिक्षित भी नहीं है, वो कहाँ सुप्रीम कोर्ट जाके अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कोई भी उस समाज का एक वर्ग का एक NGO हो सकता है, उस क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति जो उनके हित के लिए सुप्रीम कोर्ट में उनके लिए याचिका लगा सकता है, उनके लिए दूसरा कोई व्यक्ति याचिका लगाता है, तो इसको बोला जाता है PIL, जनहित याचिका। इसके लिए डेफिनेशन आप यहाँ पे पढ़ोगे, मिलेगा कि भारत में PIL की शुरुआत बताया गया है। इस कानून के अनुसार केवल वही व्यक्ति संवैधानिक उपचार के लिए न्यायपालिका में जा सकता है जिनके अधिकारों का हनन हुआ है, मतलब नहीं हुआ है। PIL इस पारंपरिक नियम कानून के अपवाद स्वरूप है। PIL यानी जनहित याचिका, आपका डिफिनेशन यहीं से शुरू होगा। PIL यानी जनहित याचिका के अंतर्गत कोई भी जन भावना वाला व्यक्ति या सामाजिक संगठन किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के अधिकार दिलाने के लिए न्यायालय जा सकता है। अगर ये व्यक्ति या समूह निर्धनता, अज्ञान अथवा अपनी सामाजिक आर्थिक रूप से प्रतिकूल दशाओं के कारण न्यायालय उपचार के लिए नहीं जा सकते। इस प्रकार PIL में एक व्यक्ति अपनी पर्याप्त रुचि के बल पर ही अन्य व्यक्तियों के अधिकार दिलाने अथवा एक आम शिकायत दूर करने के लिए न्यायालय जा सकता है। तो ये आपका जनहित याचिका है। कॉन्सेप्ट यही है, बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ोगे
थोड़ा सा समझ में आएगा, आधे घंटे लगेंगे इसको भी। तो आप टोटल तीनों टॉपिक को ले रखो 1.5 से 2 घंटा लगेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। और एक बड़ा टॉपिक आपको उच्चतम न्यायालय लिखा हुआ है, क्योंकि न्यायपालिका हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है, तो आप उच्चतम न्यायालय पढ़ रहे होंगे। हम लोगों ने उच्चतम न्यायालय के बारे में अभी कुछ दिन पहले, पिछले हफ्ते ही मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन भी कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है, उसकी प्रक्रिया बताया था, कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, एनजेसी क्या होता है, सारी कुछ समझाए थे। उसके ऊपर क्वेश्चन भी मैंने बोला था लिखने के लिए। जो आपने लिखा होगा, पढ़ा होगा उस समय, तो उनको तकलीफ नहीं जाएगी, जो नहीं पढ़ा होगा उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा। ये पढ़ना है आपको उच्चतम न्यायालय का पार्ट, कौन सा पार्ट में है, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि इसका उद्घाटन कब हुआ था, है ना। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। ये डेट आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। भाग 5 के आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक किया गया है। इसकी संरचना में आप देखोगे कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम 34 न्यायाधीश हो सकते हैं, 33 प्लस एक चीफ जस्टिस। और न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो प्रोसेस है वो भी आप देखोगे। 99th अमेंडमेंट की बात मैं बार बार करता हूँ। एनजेएसी की स्थापना की गई थी, जिसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। इसके लिए अर्हता, कार्यकाल और निष्कासन के बारे में आप देखोगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इसके कार्यकारी न्यायाधीश क्या होते हैं, तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश क्या होते हैं, उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ पर है, इसकी प्रक्रिया कहाँ पे है, इसकी स्वतंत्रता क्या है, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। और इससे भी इम्पॉर्टेंट आपका मेंस के लिए बनता है कि उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ और उसके क्षेत्राधिकार, उसका मूल क्षेत्राधिकार क्या है, उसका न्यायाधीश अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है। अपीली मतलब क्या हो गया कि हाई कोर्ट से अगर कोई केस को अपील करना है तो कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। और कुछ मूल अधिकार, मूल क्षेत्राधिकार मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। जैसे आपका मौलिक अधिकार का हनन हुआ तो आप क्या किए, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सके। अब ऐसा तो नहीं कि कल मेरे बगल वाला ज़मीन का कोई हड़प लिया तो मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाऊँगा, तो सुप्रीम कोर्ट वाला तो बोलेगा भाई जा पहले सिविल कोर्ट लड़ या हाई कोर्ट में लड़, उसके बाद मेरे पास आना। अब एक तो ज़मीन के टुकड़ा के लिए सीधा मेरे पास थोड़ी आओगे, तो वो उसका मूल क्षेत्राधिकार नहीं होता है। इस तरीके से अभिलेख न्यायालय की भी स्थापना किया जाता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देता है उसको, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को एक अभिलेख की तरह माना जाता है। भारत में कोई भी न्यायालय उस आदेश को एक अभिलेख की तरह मानता है और उसको एक बेंचमार्क माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ऐसा बोला है, तो अब हमको भी ऐसा ही ऐसा कुछ केस आता है तो ऐसा ही बोलना है। तो ये अभिलेख न्यायालय है, तो इसका आर्टिकल भी आपको याद रखना है। तो आप ये करो प्रोसेस। और हाँ, हिंदी वाला जो चैप्टर है उसमें आप लिखोगे, आपने कल आदिकाल के बारे में लिखा था, आज आप भक्ति काल के बारे में लिखोगे। भक्ति काल की विशेषता, ज्ञान मार्गी प्रेम मार्गी दोनों, उसके रचनाकारों के नाम भी आप लिखोगे। और आप उसके बाद लिखोगे भक्ति काल के बाद आप रीतिकाल में ही लिखोगे। रीतिकाल की विशेषता और इसके 5 प्रमुख रचनाकार या कवियों के बारे में भी आपको लिखना है। जब आप रीतिकाल लिखोगे तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो टर्म ये व्यक्ति आते हैं वो बिहारी है। बिहारी का बिहारी सतसई लिखे थे उन लोगों ने। बिहारी सतसई एक ऐसी रचना बोला जाता है जिसके कारण वो अमर हो गए। हिंदी साहित्य में अमर हो जाने वाले वो व्यक्ति हैं जो इन्होंने एक ही रचना से अपनी प्रसिद्धि पाई, वो है बिहारी, जिन्होंने बिहारी सतसई लिखा था। छत्तीसगढ़ के टॉपिक के ऊपर आज हम लोग टेस्ट लिख लेते हैं और इंग्लिश हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक वीडियो मैंने भेजा है आपको, वो देखिए, आर्टिकल का एक वीडियो, उसको देख के अपना एक इंग्लिश का जो नोट्स बनाए होंगे उसमें उस वीडियो को देख के जो नोट्स होता है वो बनाने की कोशिश करिए। हो सकता है आज का दिन आपको बहुत ही ज़्यादा कंप्रेसिव लगे क्योंकि टारगेट थोड़े ज़्यादा है। मैंने बोला आपको 120% आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अब आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है। अगर दिन में अभी तक आप 14-15 घंटा नहीं पढ़ोगे तो अभी आपके लिए थोड़ी सी समस्या आगे बढ़ सकती है। अभी तो समस्या नहीं आएगा, एग्ज़ाम के समय समस्या बढ़ सकती है। तो अभी आपको ज़्यादा समय का देना पड़ेगा मेहनत करने के लिए, तो अच्छे से पढ़िए। और आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया तुम्हें, और बाकी चीज़ें हम लोग कल फिर करेंगे नए टारगेट के साथ। थैंक यू आज के लिए।